नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में। बच्चों, आधुनिक हिंदी काव्यधारा में देखिए, प्रगतिवाद के पश्चात प्रयोगवाद का प्रारंभ होता है। प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक एक काव्य संग्रह था बच्चों, जिसमें अज्ञेय के मंडल के जो 7 कवि थे, इनकी कविताओं का संकलन इसमें था। वैसे प्रयोग तो बच्चों काव्य में सदैव से होते हुए आए हैं, किंतु प्रयोगवादी जो कविता का जो श्री गणेश है वो इस संकलन के द्वारा ही माना जाता है, क्योंकि इस संग्रह में अब तक जो प्रचलित कविताएं थी उनकी लीक से हटकर ऐसी कविताएं संकलित थी जो नई संवेदनाओं, नए भावबोध और नए शिल्प से युक्त थी। चूंकि प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते हैं, भाषा की दृष्टि से इन कवियों ने नए प्रयोग किए, उपमानों की दृष्टि से नए प्रयोग किए, शिल्प की दृष्टि से नए प्रयोग और काव्य वस्तु की दृष्टि से भी नए प्रयोग इन कवियों ने अपने काव्य में किए थे। इसलिए देखिए, इनकी कविता को प्रयोगवादी जो कविता वो नाम दिया गया। बच्चों, प्रयोगवादी कवि ने अपने व्यक्तिगत सुख दुख को, अपनी व्यक्तिगत संवेदनाओं को नए नए माध्यमों से काव्य में व्यक्त किया और उस यथार्थ को अभिव्यक्ति प्रदान की जिसे उसने स्वयं भोगा है। यानी दूसरे शब्दों में यदि कहें तो मध्यम वर्गीय समाज का जो रासुरमुखी जीवन है वो प्रयोगवादी काव्य में चित्रित किया गया है। प्रयोगवादी कवि ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को काव्य में स्थान दिया और जीवन की निराशा, कुंठा, अनास्था, जड़ता और संघर्ष को जो है इन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्ति प्रदान की। बच्चों, प्रयोगवाद का विकास ही देखिए बाद में नई कविता के रूप में हुआ। वस्तुतः जो प्रयोगवाद और नई कविता है इसमें कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। बहुत से कवि जो पहले प्रयोगवादी रहे बाद में नई कविता के कवि बन गए। यानी देखा जाए तो ये दोनों एक ही काव्यधारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953 तक के जो हिंदी कविता है जिसमें नवीन प्रयोग हुए उसको प्रयोगवादी हिंदी कविता कहा गया, और 1953 से लेकर 1960 के मध्य की जो हिंदी कविता है उसको हम नई कविता के नाम से जानते हैं। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार भी देखिए उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने कहा कि ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953 ईस्वी तक कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद उस काव्यधारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था। इस तरह से देखिए बच्चों, ये एक ही काव्यधारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं, प्रयोगवाद और नई कविता। अब बात करें प्रमुख कवियों के बारे में, तो कौन कौन से कवि थे जो प्रयोगवादी कवि थे और जिन्होंने नई कविता का भी सृजन किया। तो देखिए, सबसे प्रमुख जो नाम हमारे सामने आता है कवियों में वो है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे और नई कविता के भी। इनके अतिरिक्त गजानन माधव मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और भी बहुत सारे कवि हैं बच्चों जिन्होंने जो प्रयोगवादी कवि कहलाते हैं और जिन्होंने नई कविता का भी सृजन किया। अब बात करें कि इनके काव्य में हमें कौन कौन सी काव्य प्रवृत्तियां नजर आती है, तो बच्चों देखिए, नई कविता जो थी वो विषय वस्तु और शिल्प इन दोनों ही दृष्टि से पुरानी परंपरा से हटकर लिखी गई हिंदी कविता है। और विषय वस्तु की दृष्टि से जहाँ इसमें नवीनता, बौद्धिकता, क्षणवादी जीवन दर्शन ये विशेषताएं हमें नजर आती है, तो शिल्प की दृष्टि से भी देखिए इनमें नवीन उपमान, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता और भाषा की दृष्टि से भी कई प्रयोग इस कविता में हमें नजर आते हैं। तो नवीनता इनके काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। नई कविता में नयापन है। भाव, विषय, वस्तु, शिल्प सभी दृष्टियों से वह परंपरा से विच्छेद की कविता है और अज्ञेय ने संभवतः इसी कारण इन कवियों को नई राहों की अन्वेषी का नाम दिया है।
संवेदना और शिल्प की नवीनता के प्रति अदम्य आकर्षण बच्चों इस कवियों में हमें दिखाई देता है। और जो नए कवि है वो नवीन मूल्यों की स्थापना करने को उत्सुक है और अतीत को जो है वो विस्मृत करना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं। इसलिए देखिए नया कवि क्या कहता है, वो लिखता है कि आओ हम उस अतीत को भूलें, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। तो नवीनता के प्रति जो यह आग्रह है बच्चों वो नई कविता में हमें दिखाई देता है। बौद्धिकता, परंपरागत कविता में जहाँ भावना की प्रधानता दिखाई देती है वहीं नई कविता में हमें बौद्धिकता की प्रधानता दिखाई देती है। जो नया कवि है बच्चों वो भावनाओं से दूर जाकर बुद्धि से शब्दों का ताना बाना बुनने में विश्वास करता है। नया कवि पाठक के हृदय को झंकृत करने के स्थान पर बच्चों उसकी बुद्धि को झकझोरना अधिक पसंद करता है। और इस बौद्धिकता की प्रधानता के कारण ही नई कविताओं में रागात्मकता का ह्रास हुआ और विचारात्मकता की वृद्धि हुई। बच्चों कविता निश्चित रूप से हृदय का विषय है, बुद्धि का नहीं, किंतु यदि उसे बलपूर्वक बुद्धि के किले में कैद करने का प्रयास किया जाएगा तो उसकी आत्मा मर जाएगी, उसकी सुकुमारता तहस नहस हो जाएगी, उसमें सरसता नहीं रहेगी। अतिशय बौद्धिकता का यह दुष्परिणाम है कि नई कविता जो है वो रसीन हो गई और उसमें साधारणीकरण की जो क्षमता है वो कम हो गई थी। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने देखिए नई कविता में उपलब्ध इस बौद्धिकता का समर्थन करते हुए कहा कि प्रयोगवादी कविता में भावना है किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। इस तरह से अतिशय बौद्धिकता इनकी नई कविता में हमें नजर आती है। अतिशय व्यक्तिता, जो नए कवि है बच्चों इन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख दुख को अपने काव्य में अभिव्यक्त किया और यद्यपि इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है क्योंकि जो कवि होता है वह अपने व्यक्तिगत जीवन से एकदम अलग हटकर काव्य रचना कर भी नहीं पाता। व्यक्तिगत जीवन का जो सत्य है वो उनके काव्य में कहीं न कहीं हमें दिखाई देता ही है। भारतेंदु युग और छायावादी युग के कवियों में भी हमें व्यक्तिगता की प्रवृत्ति दिखाई देती है, किंतु प्रयोगवादी युग के जो कवि है बच्चों उन्होंने अतिशय व्यक्तिगता का वर्णन जो है वो अपने काव्य में कर डाला और अतिशय व्यक्तिगता की झोंक में ही देखिए कहीं कहीं तो जो कविता है वो आत्मविज्ञापन की तरह हमें नजर आती है। भारत भूषण की ये पंक्तियां देखिए, साधारण नगर के एक साधारण घर में, साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण रहन सहन, साधारण खान पान। कवियों ने अपने विक्षोभ, निराशा, कुंठा, सफलता, असफलता सभी का जो वर्णन वो काव्य में कर डाला। इसीलिए देखिए बच्चों नई कविता में हमें अतिशय व्यक्तिगता नजर आती है। क्षणवादिता, बच्चों जो नया कवि है वो क्षणवादी जीवन दर्शन में विश्वास रखता है, उसे अतीत पर भी विश्वास नहीं है और भविष्य का भी उसे भरोसा नहीं है। इसलिए देखिए वह वर्तमान को ही सब कुछ समझकर उसे पूरी तरह भोगने का आकांक्षी है और यही क्षणवादिता हमें अज्ञेय की इन पंक्तियों में नजर आती है। कवि अज्ञेय कहते हैं कि आओ हम उस अतीत को भूलें, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें, छू लें इसी क्षण क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। इस तरह से जो नया कवि है वो एक एक क्षण को भोगना चाहता है, वो अतीत और वर्तमान में अतीत और भविष्य के भरोसे नहीं बैठता, वह वर्तमान के हर एक क्षण को जो है वो भोगना चाहता है। तो ये क्षणवादी जो प्रवृत्ति है वो इनके काव्य में हमें नजर आती है। भोगवाद एवं वासना, नई कविता में भोग और वासना के स्वरूप विद्यमान है। जो नया कवि है चूंकि प्रत्येक क्षण को केंद्रित स्तर पर भोगने के लिए उत्सुक है, संभवतः इसी कारण नई कविता में दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया।
और बच्चों कहीं कहीं तो प्रतीकों के माध्यम से वासना को अभिव्यक्ति दी गई है, तो कहीं उसका स्पष्ट जो कथन है वो दिखाई देता है। आगे की ये जो पंक्तियां यहाँ पर दी हुई है, इसमें आप इस भोगवादी और वासना को हम देख सकते हैं। यथार्थवादिता, नए कवि का दृष्टिकोण यथार्थवादी है। जीवन को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना नए कवि का उद्देश्य रहा, और यही कारण है कि नई कविता की जो विषय वस्तु है, प्रतीक, उपमान, भाषा, सभी यथार्थ पर आधारित है। सीधे सादे सरल शब्दों में सहज अभिव्यक्ति इन कवियों ने अपने काव्य में की है। शरद देवड़ा की जो पंक्तियां यहाँ पर है वो देखिए आप, उसमें जीवन के एक यथार्थ चित्र को वो प्रस्तुत करती है। कवि ने कहा है कि बंद कमरे की गरमाई फिजा में, बंद कमरे की गरमाई फिजा में गठरी सा गुड़मुड़ में, दुबका रजाई में सुन रहा खिड़की की सकरी दरातों से आती नल पर झगड़ती औरतों की चकचक। यानी उद्योग प्रधान वैज्ञानिक युग की झलक भी इन कविताओं में यथार्थवादी चित्रण के कारण हमें दिखाई देती है। आधुनिक युगबोध, जो प्रयोगवादी कवि है, जो नया कवि है, उन्होंने देखिए आधुनिक मानव के जीवन में विद्यमान यातना, घुटन, संत्रास, कुंठा, द्वंद्व, निराशा, इन सभी को जो है वो काव्य का विषय बनाया। और इस कविता में हमें ब्रह्म की सत्ता के स्थान पर बच्चों मानव की सत्ता की स्थापना दिखाई देती है। अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन यहाँ पर है, वर्जनाओं को यहाँ नकारा गया। वर्तमान जीवन के कटु सत्य को बहुत ही ईमानदारी से इन कवियों ने व्यक्त किया है। परंपरागत मूल्यों की नवीन संदर्भों में जांच परख की गई है। जिस तरह से देखिए बच्चों, दुख, दुख को किस तरह से नए कवि ने परिभाषित किया है कि दुख जीवन का कटु सत्य है, किंतु सत्य का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे अज्ञेय जी ने बड़े ही सटीक शब्दों में व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, दुख को परिभाषित करते हुए देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने लिखा कि दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है, और चाहे सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। तो दुख को देखिए किस दृष्टि से इन्होंने देखा है, एक नवीन दृष्टि से इन्होंने दुख को देखा है। शिल्प विधान की दृष्टि से अगर हम बात करें बच्चों, तो नई कविता का शिल्प भी परंपरागत काव्य से भिन्न है। नए उपमान, नए प्रतीक, नए बिंबों के प्रति इन कवियों का विशेष मोह रहा, और नए कवियों ने कुछ ऐसे उपमानों का प्रयोग किया जो अब से पहले की जो कविता, इनसे पहले की जो कविता है उसमें हमें नहीं दिखाई देता है। जैसे प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, ऑपरेशन थिएटर से जो हर काम करते हुए भी चुप है। बिंब विधान की दृष्टि से भी नए कवियों ने अलग अलग बिंबों का, नए नए बिंबों का प्रयोग किया। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बच्चों की काव्य में विषय वस्तु की दृष्टि से और शिल्प विधान की दृष्टि से, नए प्रयोग करने की दृष्टि से जो है वो नई कविता का हिंदी काव्य धारा में एक अलग स्थान है, एक महत्वपूर्ण सोपान ये मानी जाती है हिंदी काव्य धारा का। और भले ही इसमें अतिशय बौद्धिकता, अश्लीलता, मुक्त यौन चित्रण, ये कुछ दोष हम कह सकते हैं इस कविता के, लेकिन फिर भी नए प्रयोगों की दृष्टि से हिंदी काव्य धारा में इनका विकास, इनका योगदान जो है वो महत्वपूर्ण दिखाई देता है। तो बच्चों, यह थी प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में चर्चा। देखिए बहुत सारे प्रयोगवादी कवि हुए और जिन्होंने नई कविता का सृजन किया, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रमुख प्रयोगवादी और नए कवियों का उल्लेख ही किया है और प्रमुख जो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं उसके बारे में ही चर्चा की है। बच्चों, जब आप किताब पढ़ेंगे तो और भी काव्य प्रवृत्तियाँ हैं जो नई कविता की, वो उसमें आपको नजर आएगी। उम्मीद करती हूँ कि इस व्याख्यान के माध्यम से आपको प्रयोगवाद और नई कविता को समझने में सहायता मिलेगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।